Recording in progress. लिखिए बेटा आप लोग। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको वेव नंबर के बारे में बताया था 1/λ एंड नंबर ऑफ वेव इसका वैल्यू कितना बताया था, बोलो। हाँ, L/λ यही था ना। एक था v bar इज इक्वल टू 1/λ, एक नंबर ऑफ वेव L/λ, where lambda is wavelength, L is the given length. Write it down. क्वेश्चन लिखिए, find the wave number of an electromagnetic wave. Find the wave number of an electromagnetic wave having wavelength 4000 angstrom. Having wavelength 4000 angstrom. कौन से यूनिट में? यहां यूनिट बताना जरूरी है। इन सेंटीमीटर इनवर्स। कौन से यूनिट में निकालना है आपको? सेंटीमीटर इनवर्स। अगला उसी के आगे ऐड करो। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ वेव, also find the number of wave in 5 centimeter of length. Got it? कितना है आंसर? कितने लोग का ये आंसर आया बताओ। चले करें, आइए देखते हैं। सो देखो v बार इज इक्वल टू क्या है? 1/λ। अच्छा एक बात ध्यान देखो, मैंने आपको बोला है कौन से यूनिट में आंसर चाहिए? सेंटीमीटर। गिवन क्या है आपको? गिवन लैम्डा इज इक्वल टू कितना बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम। यस और नो? अच्छा बताओ आप मुझे कौन से यूनिट में आंसर करना है? तो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलने आता है क्या? नोट क्या करना है आपको? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, या फिर -8 सेंटीमीटर। क्या मैं यहां रख दूं? अब ये कितना हो गया? 4 इंटू 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। अरे 30 यहां से, तो ये आएगा आंसर 1/4 इंटू 10 के पावर -5 सेंटीमीटर।
क्या बन जाएगा बेटा ये 10⁵ ऊपर आ जाएगा नीचे, और ये सेंटीमीटर इनवर्स। अब एक 10 यहां से बोरो कर लो, 4/4, ये कितना आ गया 2 पॉइंट, बोलो ना 2.5 आ गया इंटू 10⁵4, यानी कि 25,000 पर सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर में इतने वेव बनने वाले, इजंट इट? बोलिए, इतने वेव आपको पर सेंटीमीटर दिखने वाले हैं। तो अब अगर मैंने पूछा है सेकंड क्वेश्चन, क्या पूछा है, नंबर ऑफ वेव, तो क्या नंबर ऑफ वेव नहीं निकल जाएगा? नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू, बोलो, एल बाई लैम्डा। एल का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और 1/λ की वैल्यू कितनी आई थी 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बताओ ये और ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 25,000 कितना आ गया आंसर 125,000 इज द राइट आंसर, या फिर 1.25 इंटू 10⁵5 इज द राइट आंसर। कितने लोग का सही हुआ हाथ उठाओ। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। आपको समझ आया कैसे यूज करना है हमें वेव नंबर एंड नंबर ऑफ वेव? गॉट इट? चलिए, तो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, कि वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 इंपॉर्टेंट फिनोमेना। कौन कौन सा बेटा? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, बोलो। एंड इसके बाद एक और चीज हमने देखी कि भाई वेव वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। उसको सिंप्लीफाई किया तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी आ रहा था। और लाइट के केस में क्या खास चीज देखा था आपको कि सारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, सभी के सभी कौन से स्पीड से मूव कर रहे हैं, विद द स्पीड ऑफ लाइट। कितना होता है वो 3 × 8 मीटर पर सेकेंड। यहां तक सबको क्लियर है ना? बोलो, अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वेव नंबर in meter inverse for an electromagnetic wave having frequency 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻18 hertz, having frequency 3 × 10⁻18 hertz। करिए, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके जो भी डेटा हो, पहले आपको उसको लिखना है, उससे एसोसिएटेड फॉर्मूले को लिखना है। इससे बार बार आपके दिमाग में सेम फॉर्मूला रिपीट होगा, स्टेबल हो जाएगा। फिर मूवर करेगा। हाँ जी बेटा, हाँ हो गया, आंसर निकाला। टेन टू द पावर
चलें देखा जाए बेटा, आइए देखते हैं। सो वी बार इज इक्वल टू 1/लैम्डा, आपको मालूम है नंबर ऑफ वेव निकालना हो तो L/लैम्डा, और एक और रिलेशन मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू, अच्छा ये रिलेशन किसके लिए वैलिड है बेटा? ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबके लिए नहीं है। ये नहीं कि मैंने आपको साउंड वेव दे दिया आपने उसका स्पीड फिक्स मान लिया। साउंड वेव का स्पीड अलग होता है, बाकी वेव्स के स्पीड अलग होते हैं, स्ट्रिंग वेव का स्पीड अलग होगा। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसलिए क्वेश्चन में देखो मैंने क्या पूछा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। अच्छा इस बारी मैंने आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 10⁻18 हर्ट्ज दिया है ना। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1/सेकंड, यही होता है ना। अच्छा फिर आपके दिमाग में आएगा सर आपने तो पूछा है वेव नंबर, उसके लिए तो मुझे क्या चाहिए? वेवलेंथ। आपने दिया ये है गिवन, बोलो सौम्या इससे मैं यहां कैसे पहुंचू? दिया मुझे फ्रीक्वेंसी है, मुझे वेवलेंथ निकालना है, क्या करूं? ये ऊपर वाला ना यूज कर लें। ओके तो यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वेवलेंथ निकालना है जी। फ्रीक्वेंसी कितना है? 3 × 10⁸ हर्ट्ज मतलब 1/सेकंड। गॉट इट? क्या सेकंड से सेकंड गया क्या? 3 से 3 भी गया, ये 18 आके कितना हो जाएगा? 10⁸ माइनस 18 कितना हो गया? 10 ना, यानी ये 1 एंगस्ट्रॉम हो गया, इजंट इट? अच्छा अब यहाँ पे रख देते हैं, उठा करके यहाँ रखो, क्या जाएगा ये? 1/10⁻⁻10, क्या आ गया ये? 10⁻, ओ माय गॉड, समझ रहे हो? 1 मीटर में कितने वेव आएंगे पता है? 1 मीटर में कितने वेव आ रहे हैं देखो, 10⁻10, यानी 10 बिलियन वेव्स आ रहे हैं 1 मीटर लेंथ के अंदर, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटा है। देखो -10, बिल्कुल एटम के साइज के बराबर। गॉट इट? चलिए जी, तो अब मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें कर लोगे ना अपने से, आगे बढ़े क्या? चलिए, तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया बेटा? वेव नेचर ऑफ लाइट की, लाइट को वेव के फॉर्म में जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। गॉट इट? समझ में आया? अच्छा मैंने 3 नाम लिए थे आपको, कौन से नाम लिए थे? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड, अब उन पे थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ देता हूं, आप थोड़ा समझो कि इंटरफेरेंस है क्या, क्योंकि ये दिमाग में ना बैठा रहता है कि व्हाट इज इंटरफेरेंस। देखो होता क्या है कि जैसे ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। करते क्या है, ऐसे समझ लो एक प्लेट है, उसके अंदर पतले, बहुत पतले छोटे से कट लगाते हैं, बिल्कुल इसका विड्थ इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ऐसे समझ लो आपके सामने पूरा एक प्लेट है, उसमें 2 जगह आपने कट मार दिया हल्का सा, और यहां पे एक लाइट ले लिया, और वो लाइट नॉर्मल टॉर्च और ये सब वाली लाइट नहीं है, वो मोनोक्रोमैटिक है, मतलब उसका एक ही वेवलेंथ। जो हमारे पास नॉर्मल ये रेडिएशन दिख रही हैं, इवन सन से आने वाले, इसके अंदर बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, एक अकेला वेवलेंथ नहीं होता। समझ रहे हो ना? तो मोनोक्रोमैटिक मतलब एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट लेने के लिए जनरली एलिमेंटल लैंप लिया जाता है, जैसे सोडियम लैंप। एलिमेंटल लैंप लोगे तो वो एलिमेंटल लैंप से लाइट निकलती है। अच्छा लाइट आपको मालूम है पॉइंट सोर्स से हर जगह जाएगी भाई, यहाँ ग्लो हो रहा है तो इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी, ये तो स्फेरिकली आउटसाइड जाने की कोशिश करता है हर तरफ। ये सुनो, तो इनमें से कुछ पोर्शन निकल करके इस साइड में आएगा, आएगा ना? तो बताओ इस पूरे, यहाँ पूरे, अगर मैं इसको एक पर्दे के जैसा ट्रीट करूं तो पूरे पर्दे पे आपको हर जगह सोडियम का येलो लाइट पूरा दिखाई देगा। ये जो कट लगा हुआ है, कितने लोग कह रहे हैं इससे लाइट अंदर भी चली जाएगी? ये सुनो, अच्छा लाइट अंदर चली जाएगी, और पीछे अगर एक और पर्दा लगा के रखो और उस पे इसके पैटर्न को देखने की कोशिश करो, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो, लाइट के साथ नॉर्मली खेलता हो, उसको क्या दिखाई देगा कि भाई किसी होल के साइड से अगर मैं लाइट ऐसे
टॉर्च इल्यूमिनेट करूं तो पीछे वाले जगह पे जितना यहाँ से स्पेस है उसके हिसाब से कुछ सर्टेन एरिया में इल्यूमिनेट हो जाएगा, यहाँ बाकी सारा एरिया डार्क रहेगा। यही है ना? बोलो भाई, कॉमन एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन पता है यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न मिलता है। एकदम लाइट, जैसे लग रहा है कि यहाँ पे लाइट पड़ी हुई है, फिर उसके जस्ट नीचे पूरा डार्क, अंधेरा, फिर उसके जस्ट नीचे एकदम लाइट, फिर नीचे डार्क, फिर नीचे लाइट एंड फिर नीचे डार्क। ये जो लाइट डार्क इस तरह का इंटरेस्टिंग एक पैटर्न मिल रहा है, यही इंटरफेरेंस है। क्या है ये? ऐसे समझ लो जैसे लग रहा है कि इन दोनों जगहों से जो लाइट आई है यहां और यहां से, अब ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये जिन जगहों पे गिर रहे हैं वहां या तो जुड़ रहे हैं या तो सब्सट्रैक्ट हो जा रहे हैं। यानी इनकी इंटेंसिटी आई अगर है, इसकी इंटेंसिटी आई है, तो यहां पे दोनों जुड़ गए, 2i की इंटेंसिटी का ग्लो आपको दिखाई देगा। जबकि यहां पे जहां पे डार्क है वो ऐसा लग रहा है i माइनस आई, यानी इंटेंसिटी ही जीरो हो गया। तो कहीं पे एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर दे रहे हैं, और कहीं पे वो एक दूसरे से जुड़ करके उसको और मैग्नीफाई कर दे रहे हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग पैटर्न को ही क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। कौन सा पैटर्न है ये? गॉट इट? ये तो रहा इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये डबल स्लिट नहीं डालते, एक सिंगल होल से यहां से लाइट पास कराएंगे, दूर से आ रहा है जो, यहां से आने के बाद इस पर्दे पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न, ऐसा सर्कुलर, लाइट एंड देन डार्क एंड देन लाइट, एंड उसके विड्थ वगैरह चेंज होते हैं, एंड देन डार्क, ऐसा रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बड़ा ही अमेजिंग सा चीज है जो कि हमारे सोच से बिल्कुल बाहर की चीज है, क्योंकि ऐसा हमने अभी तक देखा नहीं है। ये सुनो, लेबोरेटरी वगैरह में जहां पे इस तरह के एक्सेस हैं वहां पे आप देखोगे तो इस तरह के पैटर्न दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो स्लिट विड्थ है ना, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप, अरे यार, हम लोग कितना विड्थ कर सकते हैं? मिलीमीटर के ऑर्डर का कर सकते हैं, या थोड़ा और कोशिश करें तो मिलीमीटर से हो सकता है 0.1 मिलीमीटर तक। उसके बाद तो हमें खुद ही नहीं पता चलेगा कि वो कहां से चला। ये सुनो, तो हमारे लिए वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए अच्छे से इंस्ट्रूमेंट के साथ वो देखोगे तब आपको पता चलेगा, वो मॉनिटर करके। तो ये इस तरह के पैटर्न दिखते हैं, लाइट डार्क लाइट डार्क। अच्छा, यहां पे बोलते हैं जहां पे एक दूसरे को कैंसिल किया, बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक दूसरे को खा जाने वाला। और जहां पे लाइट पैटर्न आ रहा है पूरा, जहां पे 2i इंटेंसिटी हो गया, उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या नाम लेते हैं? अब इनमें रिलेशन भी होता है, इनके हाइट, आप इनके विड्थ, कौन से पोजीशन पे कितना है, ये सब चीज आप फिजिक्स में कैलकुलेट करोगे। इसका प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट ही है जिसका नाम क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे, है ना? तो वहां पे आप देखना, फिलहाल मेरा काम था कि ये इंटरफेरेंस होता क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका आपको इंट्रोडक्शन देना। क्लियर हो गया ये बात? समझ में आ गया? ग्रेट। तो ये तो था बेटा किसके बारे में? लाइट के पैटर्न के बारे में। आप क्या एक रफ डायग्राम बना करके लिख लोगे? क्या लिख लेना? सोडियम लैंप, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, सोर्स ऑफ मोनो, ये इंटरफेरेंस, सोर्स ऑफ, बोलो, हाँ, मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, वन वेवलेंथ, लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ, एक वेवलेंथ वाला, एक कलर वाला, जिसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, हाँ जी, ये इंटरफेरेंस, हाँ जी। और ये दो स्लिट है यहाँ पे, स्लिट विड्थ इसको बोलते हैं ना, पतले पतले से बिल्कुल।
तो यहां से आपको लेके आना है और इस तरीके से आपको दिखाना है, ये दोनों इस तरह से, और ये दो पॉइंट को ए, जिसको आप देखो मैंने लाइटर वाले साइड के साथ मर्ज किया है, पॉइंट ए, एंड ये पॉइंट बी। बेटा इसको डार्क वाले को और ढंग से ऐसे पूरा आप कलर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पूरा ये डार्क है और ये लाइट है, तो डार्क वाले सभी को आप कलर कर सकते हो अपने नोटबुक में, अच्छा दिखेगा आपको। थोड़े कलरफुल पेंसिल वगैरह पेन वगैरह यूज किया करो, मैं तो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अच्छा लगता है देखने में। अच्छा, तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ले आऊं। ए पे क्या हो रहा है, शोइंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड बी क्या शो कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां पे डार्क हो गया वहां डिस्ट्रक्टिव है, जहां पे पूरा लाइट आ गया इसका मतलब एक जगह पे वो दोनों सोर्सेज एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और दूसरे जगह पे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। अब इसका कंडीशन होता है, कब जुड़ेंगे कब कैंसिल आउट करेंगे, इसके बारे में मैं आपको आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा जब हम लोग थोड़ा बोर थियरी के आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो अभी इतना दिख रहा है, क्लियर है, ये बना लिया, मैं आगे बढ़ू। ओके जी, बना लीजिए कोई बात नहीं। अगर वो मोनोक्रोमैटिक सोर्स का है तो कर सकते हो, पता नहीं, ट्राई करना कभी। We'll get in physics ना। सभी को क्लियर हो गया बेटा? कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, गॉट इट? ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था लाइट का वेव बिहेवियर। अब देखते हैं पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या ऐसे कौन से फिजिकल फिनोमेना है जहां पे वेव थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो आओ देखते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पहले समझो उसके बाद नोट करना है ना। देखो ऐसे तीन इंपॉर्टेंट फिजिकल इवेंट थे जिनको अगर वेव थियरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाए तो नहीं कर पाते हैं। कौन सा? उसमें एक सबसे पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड तीसरा था वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट लो टेम्परेचर। ये तीन ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे या तीन ऐसे फिजिकल इवेंट्स थे जो कि वेव थियरी ऑफ लाइट से कभी एक्सप्लेन नहीं हो पाए। इनको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट्स को ये एज्यूम करना पड़ा कि लाइट इज नॉट अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, बल्कि वो डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और जहां पे भी डिस्क्रीट वर्ड आ जाए, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में किसी का एग्जिस्टेंस होने लगे, तो उसको हम बोलते हैं पार्टिकल को रिजेंबल कर रहा है, इजंट इट? बोलो। वेव को हम कंटिन्यूटी के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
एंड पार्टिकल नेचर को यहाँ पे। तो इनमें से ये एक ऐसा पार्ट है जो हमें 11th क्लास के लेवल पे समझना है कि क्या था। इनके बस इंट्रोडक्शन है, इसका तो बस नाम ही है और कुछ करना भी नहीं, लेकिन इन तीनों टॉपिक के नाम हमें ध्यान रहना चाहिए। राइट इट डाउन, ये तीनों लिख लो। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, black body radiation, photoelectric effect, and variation of specific heat capacity at low temperature. Variation of specific heat capacity at, बोलिए, low temperature. Got it? लिखो, नोट करके लिखो ये बात। Above three physical events couldn't be explained by the wave nature of light. Above three experiments या physical events, above three physical events couldn't be explained by wave theory of light. Got it? बोलो। अच्छा, अब इसमें देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी व्हाट इज ब्लैक बॉडी ये पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आइडियल ब्लैक बॉडी, किसको बोलोगे? तो देखो, नॉर्मली अगर हम समझने की कोशिश करें कि हम कोई भी कलर का, मान लो अगर हम फैब्रिक अपने ऊपर ऐसे वेयर कर रहे हैं, तो उसका कलर स्पेसिफिक क्यों दिखता है? क्योंकि बाकी सारे रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उस स्पेसिफिक कलर को वो रेडिएट करता है। बोलो भाई, यही है ना, कि बाकी सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और सिर्फ उसको वो एमिट करने की कोशिश करेगा, इस वजह से उसका कलर वैसा दिखता है। सो अब सोचो कोई चीज ब्लैक है, पहली बात तो ब्लैक कलर नहीं होता है ना। ब्लैक का मतलब क्या है? उसने सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, किसी को रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। एंड व्हाइट का मतलब क्या है? किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं किया, सबको रिफ्लेक्ट कर दिया। बोलते हैं ना कि गर्मियों में थोड़े लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनकेस अगर आप मतलब ऐसे इतनी 40-50 डिग्री सेल्सियस में अगर आप चलने की कोशिश करते हो बाहर, तो एटलीस्ट आपका जो क्लोथ है वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा लाइट्स को। और अगर डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, तो जल्दी हीट अप हो जाएगी बॉडी। गॉट इट ना? So ideal black body is one which can absorb all type of radiations. हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, एक्सरे को भी कर ले, गामा रे को भी कर ले, नीचे तक जाए सभी को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं? तो कलर के हिसाब से देखें तो सारे तरह के कलर को वो एब्जॉर्ब कर सके, अगर ऐसे कलर के फॉर्म में बोलना है। राइट इट डाउन, व्हाट इज एन आइडियल ब्लैक बॉडी? लिखो, an ideal black body is that which can absorb all type of electromagnetic radiation. All type of electromagnetic radiation. Got it? हाँ, अब देखो
अब ये बात सुन लो, सिर्फ मैं थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसके सीधे कंक्लूजन पे हमें आना है, जो मैक्स प्लैंक ने डिराइव किया था कंक्लूजन, सीधे वहां पे आना है। लेकिन थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखो इसको बनाया कैसे जाता है। इसको बोलते हैं कि इसको अच्छे से ब्लैक कलर पेंट करते हैं, एंड कोई भी रेडिएशन को अगर इतने छोटे से इनलेट के साथ अलाउ किया जाए, और अगर एक बारी वो किसी अंदर जाकर के सरफेसेस पे पड़ा, तो आपको मालूम है कि हर बार जब भी रेडिएशन किसी सरफेस पे आती है तो वहां से उसका कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होता है और कुछ रिफ्लेक्ट होता है। 100% रिफ्लेक्शन बहुत कम चांसेस होता है। सिर्फ एक फिनोमेना है जहां पे 100% रिफ्लेक्शन होता है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो वहां से चमक बिल्कुल अलग आती है। इसलिए देखो डायमंड के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि TIR होता है, वहां रिफ्लेक्शन मतलब वहां 1% भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, पूरा का पूरा जितना भी लाइट का इंटेंसिटी आया है पूरा का पूरा ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। अदरवाइज इन जनरल केस क्या होता है, लाइट कहीं पे किसी सरफेस पे गिरती है, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है। ये सुनो, तो बेटा यहाँ पे हर रिफ्लेक्शन के बाद यहां पड़ा रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा बचा, यहां रिफ्लेक्ट हुआ, यहां रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होने से ऑलमोस्ट सारा का सारा रेडिएशन ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कोई भी लाइट अगर आप अंदर भेजते हो तो ये सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। गॉट इट? अब एक इंटरेस्टिंग सा इवेंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आयरन रॉड है ना, वी कैन कंसिडर इट टू बी लाइक अ ब्लैक बॉडी, एंड इसको हीट करते हैं। तो आप देखो हीटिंग करने से अलग अलग टेम्परेचर पे इसका कलर अलग अलग होता है, इजंट इट? बताओ, आप आयरन रॉड को नॉर्मली हीट करो तो सबसे पहले क्या होता है, रेड हॉट, लाल रंग का होगा। और हीट करोगे तो थोड़ा येलोइश है, बहुत स्ट्रांगली हीट करोगे तो ब्लूइश। ये सुनो, तो यार ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, अगर वेव थियरी ऑफ लाइट का कंसिडरेशन करते हैं तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। सो मैक्स प्लैंक को एज्यूम ये करना पड़ा कि जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं किसी बॉडी से या एमिट होती हैं, वो टुकड़ों टुकड़ों में होता है, एक साथ कंटिन्यूटी के फॉर्म में नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि जो भी रेडिएशन आ रही है ना, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी, रादर इट इज अ सोर्स ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने बोला ना कि इसको ऐसे विजुलाइज करो कि जैसे ये एक पूरी लाइन के बजाय इस तरह के पैकेट समझो, कि जो रेडिएशन है ना उसमें इतने छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, और एक छोटे पैकेट को उन्होंने बोला क्वांटम। क्या नाम दिया? क्वांटम। उन्होंने बोला कि एक सिंगल जो पैकेट होगा, इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी एक सिंगल पैकेट की, वो होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन दैट यू हैव। व्हाट इज h? h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, मैक्स प्लैंक। गॉट इट ना? प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है h की? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकंड। देखो जूल सेकंड ही होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, 1/सेकंड। उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, एनर्जी इंटू सेकंड हो जाएगा, तो जूल इंटू सेकंड। गॉट इट? तो ये इनको एज्यूम करना पड़ा। तो इनके हिसाब से क्या बोला इन्होंने कि जब भी आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हो, कोई भी बॉडी हो, ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी ऑब्जेक्ट, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एक एक पैकेट के फॉर्म में होता है। कहने का मतलब या तो हम एनर्जी एच न्यू ले सकते हैं, या तो ऐसे ऐसे 2 पैकेट ले सकते हैं 2h न्यू, या ऐसे ऐसे 3 पैकेट एब्जॉर्ब कर सकते हैं 3h न्यू, ऐसे ऐसे 4 पैकेट ले सकते हैं डॉट 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 NH न्यू, जहां पे n का वैल्यू 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स के हिसाब से ही हो। तो इन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा मत समझो कि किसी रेडिएशन से आप जितना मर्जी चाहोगे उतना एनर्जी मिल जाएगा। मान लो कि इस एक पैकेट की एनर्जी, आपने रेडिएशन ऐसे चूज किया कि इस एक पैकेट की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताओ क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट होता है? तो मैं इसलिए छोटे पैकेट्स हैं तो इसलिए मैं एनर्जी को उस यूनिट में लेने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो एक सिंगल पैकेट की एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो बताओ आपको कम से कम कितनी एनर्जी मिलेगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे खूब सारे पैकेट आ रहे हैं तो आपको एनर्जी क्या क्या मिल सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6। 3 पैकेट हो जाए तो 6, 5 पैकेट हो जाए तो 10। अगर कोई पूछे कि नहीं भाई मुझे इस रेडिएशन से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 2 लिया तो 4 हो जाएगा और 3 पैकेट ले लिया तो 6 हो जाएगा, 5 कहीं पे भी नहीं है। दैट्स व्हाट आई मेंट बाय सेइंग डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी। कंटिन्यूअस क्या अगर होता तो क्या बोलते हैं भाई? 5 क्या 5.5 भी चाहिए तो भी मिल जाएगा, 5.75 भी चाहिए तो भी मिल जाएगा। इसको आप एक और तरीके से समझने की कोशिश करो कि ये डिस्क्रीट वर्ड, क्योंकि ये बात दिमाग में बिठाना है ना? तो जैसे मान लो कि बेटा एक हमारे पास टैप वाटर का सोर्स है, एंड यहां पे हमें एक बीकर को फिल करना है, एंड उसमें मार्किंग दे रखी है भाई 10 ml, 20 ml, 30 ml, इस तरह की मार्किंग दे रखी है। और यहां से जो पानी गिर रहा है वो तो हम अपने हिसाब से चाहेंगे तो हमको जितना लेना है उतना मैं भर सकता हूं उसमें, इजंट इट? मेरे को अगर 50 ml चाहिए तो मैं 50 ml ले लूंगा, 10 चाहिए तो 10, 20 चाहिए तो 20। सो दिस इज शोइंग अस द कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं उसको एनर्जी की तरह से लेने की कोशिश करूं तो ये वैसा फॉर्म है। लेकिन यहीं पे मैं बोलूं कि जो जैसे वेरका के पैकेट्स आते हैं मिल्क के, ऐसे मान लो आपको वाटर के आने वाले टाइम में पैकेट्स बना के सेल होने लग जाए, चारों तरफ से जो वाटर है वो मिलना बंद हो जाए, जैसे बहुत सारी जगहों पे हो चुका है ऑलरेडी, तो वैसे अगर यहाँ पे भी हो जाए तो वेरका के पैकेट्स 400 ml वाले आएंगे। भाई अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को 200 ml चाहिए, तो एक पैकेट तो 400 ml का है, लेना तो आपको 400 ml पड़ेगा, या तो फिर आप 800 ml लोगे या तो फिर 1200 ml लोगे। बीच का कोई वैल्यू पॉसिबल, क्योंकि ये पैकेट्स में आपको मिल रहा है और एक पैकेट कट किया तो पूरा आपको एनर्जी लेना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? Did you understand? That's the basic difference between a continuous source of energy and discrete source of energy. तो जब वेव होता है ना बेटा, वेव इज अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर वेव फॉर्म में डिस्कस करने की कोशिश करें तो कोई एक रेडिएशन आ रही है या कोई भी एक वेव से मुझे एनर्जी को रिसीव करना है, तो सिर्फ तुम टाइम बढ़ा दो, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी तुम्हें उसके हिसाब से मिल जाएगी। उसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम या कोई इंटीग्रल मल्टीपल उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि ये पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक बेयर करता है। कौन? लाइट पैकेट्स के फॉर्म में उसकी एनर्जी है। अब ये बात मैक्स प्लैंक को एज्यूम करना पड़ा टू एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ आउटकम्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये पहला एक ऐसा चीज था जहां पे पहली बार लाइट को कैसा एज्यूम किया गया कि क्वांटाइज्ड है उसकी एनर्जी। क्वांटाइज्ड का मतलब टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्टेंस, कि या तो वो एच न्यू है या 2h न्यू है या 3h न्यू है, लाइट का जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अभी उन्होंने क्लियर कट इसको पार्टिकल नहीं बोला, क्योंकि बड़ा एकदम से कोई चेंजेस जो होते हैं ना वो इतना जल्दी एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो वो वेव पैकेट के फॉर्म में उन्होंने नाम दिया। इसका नाम क्या दिया? वेव पैकेट। और वेव पैकेट अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। टुकड़ों में एनर्जी के एग्जिस्टेंस को हम पार्टिकल समझेंगे, और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आ गई, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जो वेव एंड पार्टिकल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ शो करता है। समझ गए ना? E इज इक्वल टू एच न्यू, वेव एंड पार्टिकल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ हमें बताता है। खैर, अब इनके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट किया, आगे चल करके एक इवेंट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे भी उसके आउटकम को एक्सप्लेन करने के लिए ये एज्यूम करना ही पड़ा कि लाइट इज नॉट अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी, नॉट बिहेविंग एज वेव। जब ये फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना के अंदर जा रहा है तो वहां पे भी इसको पार्टिकल नेचर, वहां पे नाम बदल के क्या रख दिया? फोटोन। क्या नाम रखा?
तो ये जो आप बोलते हो फोटोन, ये बेसिकली पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट को रिजेंबल करता है, उसको बताता है, रिफ्लेक्ट करता है। गॉट इट? लिखो ये बात आप, यहीं से हम सीधा कंक्लूजन पे आएंगे, है ना? लिखो, फॉर एक्सप्लेनिंग द आउटकम ऑफ experiment associated with black body radiation, for explaining the outcome of the experiment. कौन सा एक्सपेरिमेंट? हाँ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मैक्स प्लैंक had to assume क्या assume करना पड़ा बताओ? That the radiation which is absorbed or emitted by any body, the radiation that is absorbed or emitted by any body can be either h nu और लिखो ऐसे ही 2h nu, और दीपिंदर h nu और 2h nu लिखो, और 3h nu और 4h nu डॉट 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 nh nu। वैसे डायग्राम बना करके इसकी जो एनर्जी है E इज इक्वल टू h इंटू न्यू, और एक सिंगल वेव पैकेट को, इस वेव पैकेट को क्या बोलते हैं? हाँ, सिंगल वेव पैकेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम। अच्छा, एक और वर्ड आता है पता है, क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या होता है? इज अ प्लूरल वर्ड। जब आप कई सारे वेव पैकेट ले लेते हो तो ये क्या बन जाता है? क्वांटा। हाँ जी, ये क्वांटा है। Quantum means collection of wave packets, multiple wave packets, that is quanta. And single wave packet को क्या बोलते हैं? Quantum. एनर्जी कितनी होती है बेटा उसकी? h into nu. What is h? सारा लिख लो, उसकी वैल्यू लिख लो, यहाँ पे सारे लिख लो। तो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू। सभी को क्लियर हो गया ये? हाँ हाँ, डिस्क्रीट, यही तो डिस्क्रीट है ना। किसमें डिस्क्रीट? डिस्क्रीट अपने आप में एक लाइन है यार, किसी बात कर रहे हो यार? इससे सिंपल क्या मैं करूं? स्वयं कुछ हेल्प करो मेरी इसमें। डिस्क्रीट को और कैसे मैं जस्टिफाई करूं? हाँ, सो डिस्क्रीट सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स टुकड़ों टुकड़ों में, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन टुकड़े टुकड़े फॉर्म इज नोन एज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट अपने आप में सिंपल इंग्लिश है यार, क्या कर रहे हो? क्यों? समग्र, ठीक है ना? यू के विद और कोई सिनोनिम बताओ तो डिस्क्रीट का। ठीक यार, वो इतना सिंपल है कि उसके नीचे समझ ही नहीं आ रहा क्या बताऊं, तो वो बस टुकड़ों टुकड़ों में लिख लो, बस समझ गए ना तुम, मतलब बस दैट्स इट, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है।
मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ये किसने बोला था? हाँ, प्लैंक ने बोला था। हाँ जी, हम मतलब बेसिकली ये है कि जैसे अभी क्वेश्चन कराता हूँ, समझ में आएगा। लिखो तो, लिखो अभी, मिटा दो इसको बेटा। तो मैंने आपको क्या समझाया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फाइनल कंक्लूजन था वो क्या था? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय एनी बॉडी विल बी इन डिस्क्रीट अमाउंट। या तो वो एच न्यू ले सकता है या एमिट कर सकता है, या 2 एच न्यू या 3 एच न्यू या 4 एच न्यू। यस और नो? बोलो, यहां तक क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या है। लिखो, इफ वी रिक्वायर a total of if we require a total of 1.602 joule of energy, 1.602 joule of energy from a radiation having from a radiation having कितना फ्रीक्वेंसी दे दूं मैं कि काम चल जाए आपका? या मैं एक काम कर रहा हूं ना, फ्रॉम अ रेडिएशन हैविंग, फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना, हैविंग लिखो, हैविंग एन एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट from a radiation having एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये किसकी एनर्जी में दे रहा हूं? हैविंग हैविंग ये एक सिंगल पैकेट का दे रहा हूं। अरे गेटिंग माय पॉइंट ना? तो एक मिनट रुक जाओ, पहले क्या लिखा है वही वापस बोलना तो। हाँ, इफ वी रिक्वायर टोटल ऑफ 1.602 जूल ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ रेडिएशन हैविंग क्वांटम साइज, लिखो सॉरी चेंज कर लो थोड़ा सा, हैविंग क्वांटम साइज ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पैकेट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट energy per packet, then find the number of wave packets required, then find the number of wave packet required. Got it ना? क्वेश्चन समझ में आया? मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक पैकेट की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इससे मुझे कितने पैकेट्स की जरूरत होगी सच दैट कि हमें टोटल एनर्जी कितनी मिल जाए? कितना मिल? बताओ कितने पैकेट चाहिए, निकालो। सही है। गॉट इट बेटा? हाँ जी,
एक पैकेट से कितने लोग का आगे आंसर आते रहो तो ठीक है। कितना है? हाउ मच? ओनली वन पैकेट? अरे एक पैकेट की एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सिर्फ, और मुझे एनर्जी कितनी चाहिए? देखो ये अगर आप गलती कर सकते हो, अगर आपको ये वैल्यू नहीं मालूम है, कितने लोगों को मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है जूल में -19 जूल होता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप गलती कर सकते हो। देखो बेटा, इसीलिए मैं बार बार आपको समझाता हूं कि पुरानी क्लासेस जो भी हुई हैं वो आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हुई। तो अगर आप रिवाइज करोगे तभी आप आगे की चीजें अच्छे से एफर्टलेसली कर पाओगे, अदरवाइज मुझे हर बार बताना पड़ेगा। रिवीजन करो आप बढ़िया से। 5 इंटू 10 के पावर 18। दिख रहा है ना कितने ज्यादा हमें ऐसे वेव पैकेट्स चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, 5 इंटू 10 to the पावर। आओ देखते हैं कैसे करना है। अरे बाबा कुछ नहीं यार, एकदम सिंपल है। ये बताओ एक की एनर्जी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो मिल जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीन मिल जाएंगे तो 6। हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली कितना है, तो लेट अस एज्यूम दैट n वेव पैकेट इज इक्वल टू 1.602 जूल। तो बताओ एक वेव पैकेट की एनर्जी कितनी होती? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो दिया हुआ है ना। अरे इस बारी मैंने कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे दिया है तुम्हें। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू n टाइम्स इज इक्वल टू 1.602। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई? 1.60। इतना सिंपल डेटा दिया हुआ है यार। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.602 इंटू 10 के पावर -19 जूल। क्या चाहिए तुमको जिंदगी में बताओ? इतना मैंने सिंपल सिंपल करके दे रखा। 1/2 0.5 इंटू 10 के पावर -19 विल बिकम +19। इसको मैं बोल सकता हूँ 5 इंटू 10 के पावर 18। मतलब इतने पैकेट्स मिलेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, तब जाके एनर्जी आपको। बहुत छोटे पैकेट्स है ना ये सब। हाँ कौन सा? वो तो वो तो करेंगे तब आएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन करें। लिखिए। लिखो। लिखो। an electromagnet an electromagnetic wave having wavelength an electromagnetic wave having wavelength 1000 angstrom। an electromagnetic wave having wavelength 1000 angstrom। लिख लिया? then find। पहला पार्ट लिखो इसका। minimum amount of energy that we can obtain from this radiation कौन से यूनिट में? कौन से यूनिट में दो? जूल में ही कर लो, जिंदगी थोड़ी तुम्हारी इजी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करूंगा थोड़ा पेन हो जाएगा। लिख लिया? निकालिए।
हो गया क्वेश्चन। दूसरा पार्ट भी दे दूं? लिखो, मैं तो बाद में देना चाह रहा था, लिख लो सर, सेकंड पार्ट भी लिख लो, लिखो। देखो, हाउ मेनी wave packets of this radiation will be required to get 10 joules of energy। आराम से करना बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा तो यू गाइस कैन यूज द कैलकुलेटर अभी के लिए। करो, लेकिन पहले फॉर्मूला ढंग से लिखो, पहले फॉर्मूला ढंग से लिखो। क्या कर लिया बेटा? चलो देखा जाए, आओ चलो करते हैं स्टार्ट ना, फिर आप मेरी हेल्प करो, आ जाओ। सबसे पहला क्या था? मिनिमम एनर्जी ना, तो बताओ मिनिमम एनर्जी कितनी आएगी बेटा? H इंटू न्यू ना, लिख लो। मिनिमम एनर्जी दैट वी कैन ऑब्टेन विल बी इक्वल टू H न्यू, इजंट इट? अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या दिया है? वेवलेंथ दिया है या फ्रीक्वेंसी दिया है? वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी जाने का कोई रास्ता है क्या हमारे पास? कौन सा है? इनटू फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी अगर हमें दी हुई है तो वेवलेंथ वी कैन गेट एंड दैट विल बी सी बाई, यही ना?
दोनों ही सही है ना? जो निकालना वो निकालो। क्या चाहिए हमें? न्यू चाहिए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं h इंटू सी बाई लैम्डा? कोई प्रॉब्लम? ये दोनों ही एक्सप्रेशन इक्वली वैलिड। अभी मैं इससे ना एक ट्रिक बताऊंगा जिससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जल्दी जल्दी आंसर आ जाए, बहुत क्विकली आप आंसर कैलकुलेट कर पाओगे, और उसमें हमें यूज बहुत करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन पहले अभी इस वैल्यू पे देख लेते हैं, एकदम बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। तो ई की वैल्यू कितनी आई बेटा? सिंगल वेव पैकेट। तो भाई आया एच की वैल्यू कितनी है? 6.626 34 जूल सेकंड। पूरा पूरा यूनिट लिखो ढंग से। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम ना, 10⁻⁻10 मीटर, सब ऐसा यूनिट में रखो। बोलो, क्या मीटर से मीटर उड़ गया क्या? सेकंड ने सेकंड को उड़ा दिया क्या? क्या बचा? सिर्फ जूल बचा। दिख रहा है? और होना भी चाहिए। सभी को ऐसा यूनिट में रखोगे तो एनर्जी का यूनिट क्या निकल के आना चाहिए? जूल। आ भी रहा है। रक्षिता ध्यान दो इधर बोर्ड पे। अभी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो सिंपल वाली वैल्यूज को। 6.626 इंटू 3, यही है ना हमारा मल्टीप्लीकेशन, एंड बाकी 10 के पावर्स हैं, तो इंटू 10 के पावर बताओ, -34 +8, और ये -10 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? +10। और कितने लोग कह रहे हैं ये 1000 जो है ये 10 के पावर 3 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? -3। ये जो गॉट इट। अब ये कर दो ना, कितना आ रहा है? 1.9, अच्छा 9878 इंटू 10 के पावर, पक्का -18 आ रहा है? ओके चलो मैं मान ले रहा हूं तुम लोग की बात, ठीक है। कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं मान के तुम्हारी? कैसे यार, आप जोड़ने घटाने में गलती करोगे ना तो बहुत गलत बात है। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, ये ठीक है ना ये? हाँ बाबा सही बात बोल रहे हो। तो ये 19.8 बनेगा, तो 10 इधर से निकल के जब उस साइड जाएगा तो पावर को हटेगा। तुम लोग सारे अपना कैलकुलेशन करके देखो ना, दूसरे का क्यों मैच कर रहे हो? खुद से देख, ये आ रहा है ना आंसर? क्या आ रहा है? ये अच्छा, ये सही लिखा है या गलत लिखा है ये बताओ? इसको देखना बस, ये सही है गलत? इसमें मैंने ऐसा क्या चीज लिखा है जो गलत लिखा है वो बताओ, या तुमने ऐसा क्या गलत लिख दिया है वो बताओ। देखो कहीं तुमने यूनिट नहीं ध्यान दिया क्या? क्या नीचे फ्रीक्वेंसी गलत लिख दी? अच्छा पहले फ्रीक्वेंसी निकाली है उसके बाद मल्टीप्लाई, तो गलत, गलत है। यूनिट देखो, यूनिट गलत करोगे तो सब गलत हो जाएगा। बोलो रक्षिता, आ रहा है क्या समझ? कोई दिक्कत? तो ये हमारी इतनी एनर्जी आ गई, गॉट इट। अब मैंने अगला क्वेश्चन क्या पूछा? कितने वेव पैकेट चाहिए सच दैट टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? 10 जूल। दिमाग खराब हो जाएगा ये। अच्छा सुनो 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 मेरी बात, सुनो सुनो मेरी बात। इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कर लें। 1.98 राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस अगर मैं इसको करूं तो यहां 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये सुनो, क्या मैं इसको 2.0 एज्यूम कर सकता हूं? 1.98 यार, क्लोज टू 2। मतलब कैलकुलेशन इजी करने के लिए, इंटू 10 के पावर -18 जूल। यस और नो? सिमिलर टू दिस नियरेस्ट वैल्यू। बोलो दीपिंदर, सब ठीक है? अब देखो, लेट n wave packets are required to get, let n wave packets are required to get कितना जूल? 10 joule. This implies that n into energy of one wave packet.
single packet is equal to 10 joule. Yes or no? N into energy of one packet कितना निकाला? Is equal to 10 N की 10 प्लस 18, नीचे से ऊपर जाएगा ना, 5 इंटू 10 के पावर 18 जूल। आ गया क्या? सभी को क्लियर है? अभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा मान लो बेटा आपको ना, क्योंकि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत बारी पूछता है, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो यूनिट में, तो आप देखो ये याद कर लो, 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। अगर आप वेवलेंथ को नैनोमीटर में रखते हो, अच्छा पूछो ये कहां से आया? देख बेटा, h की वैल्यू तो फिक्स होती है ना, c की वैल्यू भी फिक्स होती है, ये सुनो। यहाँ पे अगर नैनोमीटर रखोगे तो 10 के पावर -9 मीटर आएगा, वो सब करके जूल में आएगा। उस जूल को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है ना। तो यहाँ से 1 जूल की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इससे डिवाइड, इतना पूरा कहानी करने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो मैंने लिख दिया है, आसान कर दिया। आपको घर पे ट्राई करना, कर लेना, यही आएगा 1242। याद रहेगा क्या? 1242 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर अगर करोगे तो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ सिंगल वेव पैकेट, क्योंकि यूजुअली आपको वेवलेंथ दिया रहता है और वो भी इन द यूनिट ऑफ एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर, इसलिए हम लोग यहां से कर लेंगे। बिल्कुल आराम से कर लोगे, वो तो 1 मिनट का भी काम नहीं है ढंग से, और ये इतना सिंपल हो गया, वरना ये पूरा पूरा कहानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए ये कर रखा है। क्या क्वेश्चन करें एक दो? हाँ, पूरी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके आपके लिए रख दिया है। क्या आप इसको इजीली एक्सेप्ट कर ले रहे हो? नहीं तो खुद से डिराइव करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहो। बाकी जो एक्सेप्ट कर रहे हो वो आंसर बताओ, लिखो क्वेश्चन, लिखो। फाइंड द एनर्जी ऑफ सिंगल वेव पैकेट of a radiation having wavelength, find the energy of single wave packet of a radiation having क्या चीज बेटा? having wavelength कितना दे दूं बताओ? 1 दे दूं, 20 एंगस्ट्रॉम। चलो चलो 20 एंगस्ट्रॉम। हाँ, इन ईवी बताओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे दिमाग में आ रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल बोले, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लिया क्या? बस इतनी देर का प्रॉब्लम था यार। चलो, जिन बच्चों को पुरानी बातें भूल गई उनको बताता हूं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर एंड 1 नैनोमीटर -9 मीटर। गॉट इट? अब इन दोनों को डिवाइड करके रिलेशन देखो, 1 नैनोमीटर अपॉन एंगस्ट्रॉम करो, 10 to the power -9 मीटर अपॉन 10 to the power -10 मीटर, ऊपर जाके 10 हो जाएगा क्या? तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ये इनमें रिलेशन है, ताकि अगर
एंगस्ट्रॉम, क्योंकि यहाँ नैनोमीटर में चाहिए ना मुझे आंसर। आई मीन गॉट इट। गॉट इट बेटा, कितना है आंसर बोलिए। आइए देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है बेटा। गिवन क्या दिया हुआ है, बोलना। अरे बोल दो यार, क्या दिया। लैम्डा इज इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम। क्या मैं इसको बोल सकता हूं इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। अरे बोलो, सब यूनिट का खेल है। मैं कितनी बार समझाऊं तुम लोग को, यूनिट वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट ओनली। एक बार ही टेस्ट करो क्या सिर्फ यूनिट पे तुम लोग का ना, करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉम एंड 2 नैनोमीटर। ये सुनो, अब क्या यार, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो मुझे 1242 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर रखना है। तो नैनोमीटर में वैल्यू कितनी है, 2 1242। कितना सिंपल, इससे आसान क्वेश्चन मैंने आज तक, कितना बोलो, 621 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज वेरी हाई एनर्जी। एटॉमिक लेवल पे ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। आपको दिखाऊंगा ये कितने मिराकल्स कर सकती है ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वैसे आपको थोड़ा आइडिया हो तो 20 एंगस्ट्रॉम का मतलब आई एम ट्राइंग टू गिव यू रिलेटिवली सॉफ्टर एक्सरे ना। एक्सरे का रेडिएशन है, उसी में होता है ना एंगस्ट्रॉम के फ्यू यूनिट इधर उधर तक। तो ये एक्सरे है तो बहुत डेंजरस है। 621 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज वेरी वेरी डेंजरस। ओके, तो ये एक पैकेट, क्या आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? हाँ, चलिए। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने चलते हैं, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब नोट एकदम बंद कर दीजिए, सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है? नोट मेकिंग करेंगे हम लोग ट्यूसडे के दिन। बंद कर दीजिए सर, जल्दी बंद करो। नोटबुक बंद। चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा। बंद हो गया नोटबुक? हाँ, ओके। अब सिर्फ सुनना है, अच्छे से सुनना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। देखो, अगर आप इसको ब्रेक करो वर्ड को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब लाइट से। फोटो वर्ड किससे डिराइव्ड है? लाइट। लाइट से, कौन सी लाइट? रेडिएशन से। बोले लाइट की बात कर, वहां से इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिराइव किया जा सके, ऐसा फिनोमिना कोई क्या बोलते हैं हम? कैसे करते हैं वो समझ। ऐसा देखा गया है कि अगर मेटल के प्लेट ले लो, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, आयरन हो गया, इन मेटल के प्लेट पे अगर एप्रोप्रिएट एनर्जी वाले लाइट को इसके ऊपर एक्सपोज किया जाता है, मेटल के ऊपर एक्सपोज करते हो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। एप्रोप्रिएट एनर्जी वाले लाइट का अगर एक्सपोजर किया जाए किसी मेटल प्लेट पे तो क्या निकलता है? अब भाई दिखता तो होगा नहीं है, कहां से दिखेगा? एटम आज तक दिख ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से दिखेगा? तो फिर इसको कैसे देखेंगे? बड़ा सिंपल सा चीज है। अब भाई एक सेटअप बना लो ना। ना ना ना, जिंक सल्फाइड बहुत पुरानी चीज हो गई।
हम लोग 1900 के आसपास उसका यूज कर रहे थे। अभी स्मार्ट हो गए हम लोग। नहीं नहीं लगता तुम लोग स्मार्ट हो गए? देखो यहाँ पे एक प्लेट बना लो, एक दूसरा मेटल प्लेट ले लो और इस पे आप लाइट ऐसे गिराओ। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, भी बहुत सारा एक्सपोजर देना है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो निकलेंगे तो उनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो इधर उधर ऐसे भाग रहे होंगे, तो ये यहां भी टकरा सकते हैं। ये सुनो, और बताओ जैसे ही इस प्लेट से निकला, ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इधर टकरा गया इस पे नेगेटिव, फिर ये पूरा वायर से कनेक्ट कर दो और यहां बड़े छोटे 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 बहुत कम पावर वाले बल्ब लगा दो। तो जैसे ही आप यहां से लाइट इस पे गिराओगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे, ये कांस्टेंट एक्सपोजर होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे और वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इस वायर के थ्रू होते होते इस प्लेट तक होता रहेगा। ये पूरा फिनोमेना क्या कर रहा है? करंट पैदा कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। यही क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो बड़ा मजेदार है सर। नहीं, ये तो हम सन के रेडिएशन को सीधा सीधा इसमें करेक्ट कर रहे हैं ना लोग। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे आज के टाइम में बहुत काम हो रहा है। कब तक कोयला जलाते रहोगे? कब तक पेट्रोल से चीजें चलती रहेंगी? भाई वो सब तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना। एक बार ही खत्म हो गया तो उसके बाद तो पैदा नहीं करोगे फिर से। करोड़ों करोड़ों पौधों को जमीन के अंदर काफी लंबे टाइम तक डिटोरिएट नहीं होने दोगे। पेट्रोलियम वहीं से आया है ना, बोलो। तो भाई इस तरह का जो चीज है, इसको करने के लिए सबसे बढ़िया है कि भाई ये हमेशा हमें एनर्जी मिलती रहेगी, ऐसे कुछ सेटअप डेवलप करें। तो लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? अच्छा, कहोगे सर हाउ इट इज रिलेटेड विथ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, यही समझना है। तो इसके ऑब्जर्वेशंस देखे गए, देखा ये गया कि अगर इस प्लेट को, ये जो मेटल प्लेट है, ये बताओ एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितना आता है बेटा? H इंटू न्यू। सबसे मिनिमम एनर्जी है ये पैकेट का। ये सुनो, तो ऐसा देखा गया कि अगर फ्रीक्वेंसी एक लेवल से नीचे कर दो, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इज लेस देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, चाहे आप 15 मिनट 20 मिनट तक लाइट यहां गिराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही नहीं है। लेकिन इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हल्का सा भी ऊपर करो तो आपने लाइट यहां गिराया नहीं, इलेक्ट्रॉन निकला नहीं, मतलब कोई कंसिडरेबल टाइम गैप भी नहीं होता है। मजे की बात समझना, जैसे मान लो मैं ऐसा समझ लूं कि ये कोई मटेरियल है, इसमें न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस से किसी एक सर्टेन एनर्जी से बाइंड अप है। तो इसको निकलने के लिए से फॉर एग्जांपल अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और मैं यहां से रेडिएशन दे रहा हूं, और इस रेडिएशन का एनर्जी जो ऐसा है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड है, तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर फिर 5 सेकंड के बाद तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा ना इसको, क्योंकि 1 सेकंड में तो इतना एनर्जी आ रहा है, तो तब तो निकलना चाहिए। लेकिन नहीं निकलता है, निकलता ही नहीं है। और मजे की बात है, थ्रेशोल्ड से हल्का सा भी ज्यादा करते हो, इंस्टेंटली इजेक्ट होता है। अब ये बात समझने के लिए कि यार एक वैल्यू से नीचे जाने पे निकल ही नहीं रहा है और एक वैल्यू से ऊपर जाने के बाद कोई टाइम गैप ही नहीं है, इसका मतलब ये लाइट जो हम सोच रहे हैं कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा है नहीं, बल्कि इसके अंदर पार्टिकल पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है। और इसी पार्टिकल को नाम क्या दिया गया, जिसको हम पहले वेव पैकेट बोलते थे, इसी का रीनेम करके फोटॉन बोलते। और बोला गया कि ये फोटॉन पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक है, और अगर ये पार्टिकल है तो कोई इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बंधा हुआ है, और उसको मान लो कितनी एनर्जी चाहिए? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आप
फोटोन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं दोगे मिनिमम तो निकलेगा ही नहीं। तुम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दोगे तो क्या होगा, ये पैकेट आया इससे टकराया, भाई इसको चाहिए 10 मिला 8, कुछ नहीं होगा इसका, वो छोड़ देगा इसको। लेकिन अगर आपने इसकी एनर्जी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी एक पैकेट की, तो ये जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल जाकर के इस पे टकरा रहा हो और अपनी एनर्जी को इसको ट्रांसफर कर दे रहा हो। अगर वेव होता और ये कंटिन्यूअस सोर्स होता तो भाई थ्रेशोल्ड के ऊपर वाले के लिए अगर वो इंस्टेंट निकल रहा है तो एक आधा सेकंड का गैप लेकर के उससे नीचे वालों के लिए भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो तो एक कंटिन्यूअस सोर्स है और ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। बट ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मानना ही पड़ा कि लाइट के अंदर एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में ही होते हैं, और ये जो पैकेट्स हैं इसी का नाम क्या डाल दिया गया, फोटोन। और जो कोलिजन होता है फिर पार्टिकल पार्टिकल जैसा, जैसे मान लो मैं बोलूं कि वेव नहीं भेज रहे हो, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, कोई इलेक्ट्रॉन भेज के ही निकालना हो, तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए कि इसको निकाल ले जाए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर कम से कम, क्योंकि पूरा अच्छे से जाके उस पर टकराए, पत्थर मार के जैसे तोड़ते हैं किसी चीज को, वैसे ही है। इसको हिट करो कि कम से कम तो वही इलेक्ट्रॉन के जगह पे ये क्या है हमारा लाइट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन, उसकी भी मिनिमम एनर्जी कम से कम इतनी होनी चाहिए एक पैकेट की, तभी होगा। तो कोलिजन को बहुत सारे एजम्पशन लेने पड़े कि जो कोलिजन हो रहा है 1 on 1 हो रहा है, मतलब एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है एट ए टाइम, एक पैकेट और दूसरे पैकेट के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, जब ये टकरा जा रहा है उसके बाद दूसरा आके टकरा रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस होते तो पक्का निकलता, डिस्क्रीट है तो एक टकराया, एनर्जी सफिशिएंट है तो निकल गया, नहीं टकराया, अगर एनर्जी कम है, टकराया भी एनर्जी कम है इसकी कम है बाहर वाले की, तो ये निकलता नहीं है। गॉट इट? हाँ। तो अब इससे रिलेटेड, अच्छा एक बात बताओ, चाहिए इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैंने बाहर जो पैकेट भेजा उसका 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ये अपने काइनेटिक एनर्जी में बदल लेगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस, तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उनमें से तो निकलने के लिए ही 10 चाहिए, बाकी जो बचा हुआ 5 है वो अपने काइनेटिक। तो एक इक्वेशन आता है, एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन इज इक्वल टू मिनिमम एनर्जी, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन कि वो बाहर निकल जाए, बची हुई जो एनर्जी है यानी h-5 वाली जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में निकलता है, या इसको सिंप्लीफाई करो तो 5 + k। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि लाइट की एनर्जी जितना हम दे रहे हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिटैच होने के लिए यूज करेगा, बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो अपने काइनेटिक एनर्जी में। अगर यहाँ एक टर्म लिखा है के मैक्स, इसका मतलब मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा कि क्या है ये। यस, अभी जैसा मैंने बोला कि जस्ट मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है, इसके डिटेल को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा वैसे कराया इसलिए है ताकि आपका बीच में एक संडे पड़ रहा है ना, आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ो और समझने की कोशिश करो, इतना बस कर दिया है, कराऊंगा मैं अगली क्लास में। गॉट इट? चलो, दैट्स ऑल फॉर द क्लास।